नमस्कार दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और हमने व्यंजनों को प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और साथ ही प्रयत्न के आधार पर पढ़ा। प्रयत्न के आधार पर हिंदी में 8 प्रकार का जो है व्यंजन होते हैं, 8 प्रकार के, और संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। रचना सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनकी जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनकी संख्या केवल 4 मानी गई है, बाकी वैसे 5 होते हैं। एग्जाम में आए तो 5, और यदि पूछ ले कि सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में कितने माने गए हैं तब हमें 4 बताने हैं। और हिंदी की बात करें तो 8 है, एग्जाम में सवाल भी आया हुआ है, और यदि 8 नहीं आए और ऑप्शन में 2 आए तो फिर हमें 2 मानने होंगे। तो दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। आज हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थानों की। अब देखो क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण को हम मुंह के किसी न किसी भाग से बोलते हैं। तो मुंह के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाएगा वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुंह के किसी न किसी भाग से किया जाता है। वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब वर्णों का उच्चारण करेंगे तो किसी न किसी भाग का, मुंह के किसी न किसी भाग का प्रयोग करना पड़ेगा, और वह भाग ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। अब देखो, हालांकि उच्चारण स्थानों की संख्या निश्चित नहीं है। संस्कृत में इनकी संख्या 8 मानी गई है और कहीं 7 भी मिलती है। हिंदी में जो है निश्चित नहीं है। कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं हम उनकी बात करते हैं। आइए देखते हैं उच्चारण स्थानों की बात। अब देखिए, मैंने एक मानव का चित्र बनाया है और ये मुंह का भाग हो गया। हम देखते हैं कि सबसे पहले होठ है। होठ के बाद में आप देखोगे कि दांत होंगे, और दांत के बाद में एक झल्लरनुमा आकृति होगी, और उसके बाद में ये तालवा हो गया जो बड़ा ही कोमल होता है, और ये कंठ हो गया। तो देखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा भाग है वो तो हो गया आपके कंठ। कंठ से आगे अपन चले, ये जो भाग है ये भाग कहलाएगा आपके तालु। तालु से आगे जो ये कठोर भाग है, ये कठोर भाग ये कहलाता है मूर्धा। और मूर्धा से आगे जब चलते हैं तो ये जो भाग है इस भाग को कहा जाता है दंत। दंत मतलब दांत। और ये जो है आप जानते हो, होठ रसीले, मेरे होठ रसीले, तो ये ओष्ठ या कहें होठ। तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारे मुंह के भाग हो गए। अब इनसे बोले जाने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाएंगे? जो कंठ से बोले जाएंगे वो कहलाएंगे कंठे, जो तालु से बोले जाएंगे वो कहलाएंगे तालव्य, और इसी प्रकार से जो मूर्धा से बोले जाएंगे वो कहलाएंगे मूर्धन्य, और दांत से जो बोले जाएंगे वो कहलाएंगे दंते,
और ओष्ठ से जो बोले जाएंगे वो कहलाएंगे ओष्ठ है। तो ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए हैं, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ है। अब देखो कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो पंक्ति बोली जाती है वो बोली जाती है कैवाली। कैवाली पंक्ति सबसे पहले बोली जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि कै वर्ग आ जाएगा। फिर तालु है, हम च वाली लाइन बोलते हैं, तो च वाली लाइन च वर्ग। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले कै वर्ग है, उसके बाद च वर्ग है, च वर्ग के बाद में फिर ट वर्ग आ जाएगा। ये ट वर्ग आ गया, ट के बाद में त वर्ग आ जाएगा और त वर्ग के बाद में प वर्ग आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, अपने अपने वर्ग के अनुसार ये उच्चारण स्थान माने गए हैं। अब कै वर्ग का मतलब हो गया कै ख ग ग। कै वर्ग का मतलब होता है कै ख ग घ और अंग। तो ये सभी जो वर्ण है ये सब कै वर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसे च वाली पंक्ति के च वर्ग में, ट वाली पंक्ति के ट वर्ग में, त वाली पंक्ति के त वर्ग में, प वाली पंक्ति के प वर्ग में। जैसे जैसे हमारे उच्चारण स्थान चल रहे हैं ठीक उसी प्रकार से ये सारे वर्ग चल रहे हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले जब कै ख गड़े पढ़ते हैं तो कै वर्ग ही आता है, फिर च वर्ग ही आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग ही आता है। तो उसके पीछे कारण है कि जैसे जैसे हमारे जो उच्चारण स्थान चलते हैं वैसे वैसे ही इन पंक्तियों को रखा गया है। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है बहुत ही वैज्ञानिक वर्णमाला है। यहाँ अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और एक एक पंक्ति को उच्चारण स्थान के अनुसार रखा गया है, जैसा कि संसार में कहीं पर भी नहीं है। अब देखो ये तो बात हुई हमारे क्या नाम है वर्णमाला में व्यंजनों की। अब देखते हैं स्वर। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए और आ और कै वर्ग। अकु है और एक ये है भी होता है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है और इसी प्रकार से विसर्ग भी होता है। तो ए आ कै वर्ग है और विसर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। इच्छु यशा नाम, तो ई और बड़ा ई, चू का मतलब च वर्ग और यश, यश चोपड़ा याद रख लो आप, यश ये और श एक ही वर्ग के हैं। आजकल शिव जी चश्मा लगा के घूमते हैं, मतलब जहाँ च वर्ग होगा वहां पर शंकर ही आएगा, चश्मा लगा के रहना। पार्वती जी शंकर जी से कहती है, क्या कहती है, चश्मा लगा के रहना। क्यों कहती है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर मुकेश शर्मा जब चश्मा लगा के घूमता तो बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए पार्वती जी ने भी शिव जी से कहा कि तुम भी चश्मा लगा के रहना। तो आजकल शिव जी जो है वो चश्मा लगा के घूमने लग गए हैं, आधुनिक हो गए हैं। चलो, और इच्छु यशा नाम तालु, ऋतु रशा नाम मूर्धा। री संस्कृत में री बड़ी भी होती है, जो संस्कृत वाले विद्यार्थी वो इसको देख सकते हैं। तो री री ट वर्ग और रश, ऋतु रश, रश। आपने देखा होगा जब कै ख गड़ा पढ़ते हैं तो पहले शंकर आता है, फिर षटकोण आता है, फिर सड़क ही आता है। तो ये भी जो है एकदम क्रमानुसार चलते हैं। इसी प्रकार से ये रे ल व का क्रम चलता है। तो हिंदी वर्णमाला बिल्कुल एज इट इज इसी प्रकार से है। तो देखो ऋतु रश, तो री ट वर्ग और रश। और आजकल शिव जी भांग धतूरे नहीं खाते, आजकल टमाटर खाते हैं और कैलाश पर्वत पर नहीं रह रहे हैं, वो आजकल षटकोणे में, जैसे 4 कोने का कमरा है उसी प्रकार से 6 कोने वाले कमरे में रहने लग गए हैं, आधुनिक हो गए हैं। और लितु लसानाम दंता, लितु ली और तवर्ग और लस, लितु लस, लितु लसानाम दंता। तो ये ली तवर्ग ल और ये स, तो ल स ली और तवर्ग ये सब जो है दंते वर्ण है, मतलब ली तवर्ग ल और स दंते वर्ण हो गए हैं और ये सब जो है वो मूर्धन्य वर्ण हो गए हैं। अब आप देखो सबसे पहले कंठ आया, कंठ से आगे जो कोमल भाग होता है तालवा, तालवा जहाँ कागला बैठा हुआ रहता है, ये कागला है या कहते हैं काकल्य, स्वर यंत्र मुखी भी इसे कहा जाता है। तो ये काकल्य है
और काकल्य के पास का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र जो है वो तालव्य कहलाता है। ये काकल्य है और काकल्य के पास का जो है वो तालव्य है, तो ये तालवा हो गया है। और तालव्य से ई चैवर्ग य और श बोले जाते हैं। और इसी प्रकार से ऋतु रसानाम मूर्धा री टैवर्ग र और श ये सब मूर्धन्य हो गए हैं। लितु लसानाम दंता ली टैवर्ग ल और स ये दंते हो गए हैं। तो आजकल शिव जी चश्मा लगा के घूम रहे हैं, षटकोने में बैठ के टमाटर खाते हैं और सड़कों पर तलवार लेकर के घूमने लग गए हैं। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि जब संधि पढ़ेंगे तब आपके ये सब काम में आएगा कि कौन सा स किस पंक्ति के लिए फिक्स रहता है। कभी हम देखते हैं कि शंकर आ जाता है, कभी षटकोण आ जाता है, कभी सड़क आ जाता है और हमारे उलझन बनी रहती है। तो वो उलझन कब दूर होगी? जब हमें उच्चारण स्थानों का ज्ञान होगा। अपने अपने वर्ग के अनुसार इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा भी कुछ नियम और है, जब हम संधि पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा। अब देखो प वर्ग, तो उपु पद्मानिया नाम ओष्टो, तो ये ऊ और ये बड़ा ऊ प वर्ग ये सब ओष्ट से बोले जाते हैं। अब देखो ये रे ल आ गया, बच गया क्या? वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी वालों के लिए भी, संस्कृत वालों के लिए भी, जो भी रीट की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी, अन्य जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी। वह बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो वह है, अब देखो वह बोलते हैं तो होठ भी काम में आ रहा है और ऊपर वाला दांत भी आ रहा है वह। तो इसका मतलब वह जो है उसमें दांत और ओष्ठ दोनों काम में आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखो ये रे ल वह एकदम सही क्रमानुसार हो गए। इसी प्रकार से शंकर षटकोण सड़क ये भी क्रमानुसार हो गए। तो वर्णमाला में एकदम इसी प्रकार से एकदम क्रमानुसार चलते हैं। तो कभी आप भूलोगे भी नहीं कि पहले शंकर आएगा, फिर षटकोण आएगा, फिर सड़क आएगा। अब देखो बात कर रहे हैं वह की, तो आप देख रहे हो कि वह को बोलने के लिए दांत भी काम में आ रहा है और वह को बोलने के लिए ओष्ठ भी काम में आ रहा है, दोनों ही काम में आ रहे हैं। इसीलिए वह को दंतोष्ठ कहा जाता है। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों ही इसमें काम में आ रहे हैं, इसीलिए दंतोष्ठ कहलाएगा वह। अब देखो ये हो गई हमारी वर्णमाला, ये रलव श सब आ गए हैं। अब मैं बात करूंगा एक इस है की। ये जो है ये इसके लिए उच्चारण स्थान मान लो अगर जो है कंठ भी आ जाए और काकल्य भी आ जाए, इसे काकल्य भी कहा जाता है। काकल्य भी कहते हैं इसे। स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है। तो काकल्य और स्वर यंत्र मुखी किसे कहा जाता है को। तो है का उच्चारण स्थान काकल्य माना गया है। जो कौवा अंदर बैठा हुआ है, एक झिल्ली मुंह के अंदर लटकती रहती है, कभी कांच में मुंह खोल के देखना तब आपको पता लगेगा। और उसी को काकल्य या कागला या कागल्या या स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। उसका उच्चारण स्थान है होता है। अब क्या है कि पाणिनि ने तो जो है जो उच्चारण स्थान दिए थे वो काफी जमाने पहले की बात है। हिंदी में जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, एक उच्चारण स्थान और खोज लिया गया। और वो जो उच्चारण स्थान खोजा गया है वह कौन सा है? ये देखो, ये तो हो गए आपके मूर्धा और ये हो गए दांत। मूर्धा और दांत के बीच में ये जो भाग आया है, आपने देखा होगा कि दांतों के पीछे एक झल्लर बनी हुई रहती है, झालरी सी बनी हुई रहती है, एक जो है रेखा बनी हुई रहती है। इस प्रकार की आपने देखी होगी, मुंह के अंदर ऐसी 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 रेखा बनी रहती है दांतों के पीछे की साइड में। तो और ये इधर कागला लटका हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो भाग है, इस भाग को जो है कह दिया जाता है वर्ड से। और ये हिंदी की नई खोज है, वर्ड से। और वर्ड से जो होता है इसका मतलब होता है मसूढ़ा, मैं सू और ढा। तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि जो वर्ड से है या मसूड़ा है, तो कुछ वर्ण जो है दांत से लेंगे, कुछ वर्ण मुंह से जो है मूर्धा से लेंगे, तब जाकर के वर्षे का निर्माण हुआ है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है वर्षे वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो वर्षे वाले वर्ण होते हैं ल, स, न, र और ज। ये विदेशी ज है, ये विदेशी जय है। एक होता है जल, जय जो है वो च वाली पंक्ति में आता है, तो वो जय एक यहाँ होता है, वो वाला जय जो होता है। लेकिन ये जय और ये जय अलग है, ये विदेशी जय, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। एक होता है फ, जब फ का उच्चारण करेंगे तो ये देखो, ये फ विदेशी वर्ण है फ। तो ये फ जो है ओष्ठ से बोला जाएगा फ। तो ओष्ठ और दांत दोनों का प्रयोग किया जाता है, ये विदेशी वर्ण है। और इसी प्रकार से ज, बहादुर सा, जफर, जमीर, तो ये ज है। ल, से, न। अब देखो ये जो न है
वो न बोलते हैं, न। तो न में वर्ष भाग भी काम में आ रहा है और न में नाक भी काम में आ रहा है, नासिक के भी काम में आ रहा है, तो नासिक के भी हो जाएगा और वर्ष भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर लितु लसा नाम दंता होता है, तवर्ग में न होता है तो न इसमें भी माना जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछने वाले का दृष्टिकोण कैसा है वो हमें भांपना होगा। तो ये ध्यान रहे कि हिंदी में नए स्थान का निजात किया गया है, वो है वर्ष। वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा, और मसूड़े से ल, स, न, र, ज। और इसमें भी ज्यादा कौन से हैं, इसमें जो सर्वाधिक सही है वो है लर। लर कल्यार, मारवाड़ी में कहते हैं लर मतलब लीजिए रे या लेना रे, तो लर मतलब लेना रे, है ना। तो ल और रे, ल ल ल र र ल ल ल र। आप देखोगे कि जो जिह्वा है वह केवल और केवल वर्ष भाग के ही जो है मतलब बार बार टच कर रही है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर 2011 या 2011 में ये सवाल आया था, और सवाल यही था कि उसमें ल भी दिया था और स भी दिया था, और पूछा गया था कि कौन सा है। तो कई किताबों में ल भी मिलता है और स भी मिलता है, तो जो ज्यादा सही है वो ल और रही है, क्योंकि जब बोलते हैं स जब बोलते हैं तो स में वर्ष भाग तो काम में आता है, लेकिन नीचे का दांत भी काम में आ रहा है, और नीचे का दांत भी काम में आ रहा है, इसलिए वह पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से केवल दो ही है, लर कल्यार। तो इस प्रकार से ल और र, ये आपका विशेष ध्यान रखना है। बाकी न से इनमें दो स्थान काम में आ रहे हैं, तो इसीलिए ये वर्षित भी हैं, और इनके अलावा ये अन्यत्र भी जा सकते हैं। लेकिन ल और र 101% आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, ल और र ये दो वर्ण ऐसे हैं जो 101% वर्ष से हैं। तो ये बात हो गई हमारी वर्णमाला, ए आ ई और उ री ली, ये आगे बच गए। क्या बच गए हमारे ए आई ओ और औ। हम थोड़ा सा ए आई ओ औ पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखो ए आई ओ औ की बात करें तो ये हो गया ए, और ये हो गया आई, ये हो गया ओ, और ये हो गया औ। अब आप देखिए ए का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा संदेह करके देखते हैं हम कि ये ए है, और ए में जब हम ई मिलाते हैं तब ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ए और ई मिलके ए हुआ। इस ए में इसी प्रकार से जो है हम मिला देंगे वापस, ए में ए और ई मिलके ए हुआ, और ए में हम मिलाएंगे वापस ए, तब जाकर के आई हो जाएगा। इसी प्रकार से ए में जब हम ऊ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, और इस ए में हम ओ को मिलाएंगे तब औ हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं एर ई ए हो गया, तो ए। तो ये देखो ये एक उच्चारण स्थान तो सबका कंठ चल रहा है, तो ये तो कंठ है ही है। अब इनका देखना है तो हम देखते हैं ई का जो है इचु यशा नाम तालु। अब ये देखो ये ई है, तो ई है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, तो ये तालु हो गया है। तो कंठ और तालु, इसमें ई में जो है तालु आ गया है। ऐसे ए में कंठ और तालु होता ही है, तो कंठ और तालु। तो अब देखो कंठ और तालु मिलकर के क्या बना, कंठ और तालु मिलकर के कंठ तालु बन गया, कंठ तालु या कंठ तालु हो गया। तो इधर तो कंठ तालु, और इधर कंठ और तालु है, तो कंठ तालु मिलकर के भी कंठ तालु हो जाएगा, कंठ तालु। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए और आई जो है इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, इन दोनों का होता है कंठ तालु, इन दोनों का कंठ तालु हो जाएगा। इसी प्रकार से ओदो तो कंठोष्टम, तो ये देखो कंठ तो सब में चल ही रहा है, क्योंकि अकोय विसर्जन नाम कंठ है। ये जो ए है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ये कंठ तो सबका चल ही रहा है। और ऊ का होता है ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके, ये कंठ चल रहा है, ये हो गया आपके ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ मिलके हो जाएगा आपके कंठोष्ठ। जब ये कंठोष्ठ हुआ तो ये भी आपके कंठोष्ठ ही हो जाएगा, कंठोष्ठ या कंठोष्ठ कह सकते हैं और कंठ तालव्य कह सकते हैं।
तो ये दो दो वर्णों से मिलकर के बने हुए, दो दो स्वरों से मिलकर बने हुए, दो दो स्वरों से मिलने के कारण इनका उच्चारण स्थान जो है वो दो दो वाला हो जाएगा। तो देखो ए दई तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम, एर आई कंठ तालु, ए और आई जो है कंठ तालु है, और ओ दो तो कंठोष्टम, और औ कंठोष्ट है। तो ए दई तो हो गया कंठ तालु, ये कंठ तालु भी हो जाए, ओ दो तो कंठोष्टम, और औ कंठोष्ट हो जाएगा। तो ये जो है हिंदी में इसका शानदार वर्गीकरण हो गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। देखो एक बार वापस समझ लीजिए, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ देखी नहीं होती या कोई नई चीज़ देखते हैं तो समस्या आती है, और वो निश्चित रूप से आपके सामने भी आएगी। लेकिन क्या कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। बार बार के अभ्यास से, रस्सी के आने जाने से पत्थर पर जब निशान पड़ जाते हैं, जहाँ पानी भरते हैं वहाँ पर कुएं आदि के अंदर जो पत्थर होते हैं उनमें निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से बार बार प्रयास करने से कमजोर व्यक्ति भी होशियार हो जाता है। तो आप भी हो जाओगे होशियार, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। अब देखो सबसे पहले कंठ है, आ कै वर्ग है, और विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है के समान ही होता है। जब है जो है कंठ है तो विसर्ग भी कंठ है, लेकिन हिंदी में है को क्या माना गया है? हिंदी में है को काकल्य माना गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अंग ये न में, देखो अंग ये न और मैं, ये सब पंचम वर्ण है, और जो पंचम वर्ण है इन्हें नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। नासिक के वर्ण मतलब नाक से बोले जाने वाले वर्ण भी कहा जाता है। तो वैसे हम देख सकते हैं कि देखो 1 2 3 4 5 6 और काकल्य 7 और नासिक के 8। हिंदी में लगभग 8 उच्चारण स्थान बन रहे हैं मोटे मोटे तौर पर। ये सब मिलकर के बने हुए हैं। कई किताबों में 7 मिलता है, कई किताबों में 8 भी मिलता है, इसीलिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। तो परफेक्ट मैं बताऊंगा नहीं आपको, बाकी देखने में पूरे 8 लग रहे हैं, 8 ज़्यादा सही है। तो ये हो गए आपके अंग या न नासिक के वर्ण हो गए, और बिल्कुल पहले कैवर्ग, फिर चैवर्ग, फिर टैवर्ग, फिर तैवर्ग। भाई पहले कंठ, फिर तालवा, फिर मूर्धा, फिर वर्ष, फिर दंत, फिर ओष्ठ। यदि आप फिर भी भूल जाते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कौन कौन सी लाइन का कंठ पर स्थान ज्यादा जा रहा है, इसी पर छ छ ज, तो थोड़ा तालवा काम में आ रहा है पीछे का। टा ठा डा, आप देखोगे कि जिह्वा बार बार कठोर भाग पर जा रही है। इसी प्रकार से न, तो जिह्वा बार बार दांतों के टकरा रही है। इसी बार प तो बार बार जो है एक और दूसरे ओठ को स्पर्श कर रहा है, इसलिए ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे प वर्ग वाले। इसी प्रकार से व और फ, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो वफाना रासाई तुझे ओहर जाई, तो व और फ, व और फ, ये वफा वाला फ है, विदेशी फ है, तो ये फ है फकत, फक्र है ना, और वफा, तो ये व और ये फ दोनों ये विदेशी है और ये व अपना है ही है। तो व का उच्चारण करने के लिए दांत और ओष्ठ दोनों, दंतोष्ठ का काम में आता है, दांत और ओष्ठ दोनों काम में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वकारस्य दंतोष्टम। वैसे मैं आपको इनके सूत्र और लिखवा दूंगा, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिए, ताकि हमारा हौसला और मजबूत बने और बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ में आपके सामने उपस्थित हो सके। और वीडियो को जल्दी से अभी ही शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस पर लगा लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट लो। देखिए, यदि आपको उस तरीके से समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा आप पाणिनि के ये सूत्र याद रख सकते हो। और वैसे तो समझने मात्र से ही उच्चारण स्थान समझ में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि बाय द वे हम भूल जाएं तो आप इनको याद कर लीजिए। आपके संस्कृत में और हिंदी में रीट वालों के स्पेशल काम में आएंगे। और बाकी उच्चारण स्थान सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य है, ज़्यादातर एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है, कहीं ना कहीं जो है ये आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। चलो मैं एक बार इनके सूत्र लिखता हूँ, देखिए। अकु है विसर्जनीयानाम, अकु है विसर्जनीयानाम, कंठ है
इसी प्रकार से इचु यशानाम तालुः ऋतु रसाणाम मूर्धः ऋतु लसानाम दंतः उपु पद्मानीयानाम ओष्ठो एदितो कंठतालु ओदौतो कंठोष्ठम। रट डालिए इनको। वकारस्य दंतोष्ठम और यमंगणनानाम यमंगणनानाम नासिका। हालांकि जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम अनुस्वारस्य अनुस्वारम ये भी जो है होते हैं वो संस्कृत में काम में आते हैं। मैं आपको हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अको विसर्जनाम कंठ है, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, वो पद्मानियानाम ओष्टो, एदेतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम और यमंगणनानाम नासिका। ये जो है सभी उच्चारण स्थान हो गई हैं। ये सारे के सारे उच्चारण स्थान हैं। अब देखो कौन से वर्ग से कौन सा बोला जाएगा। देखो सबसे पहले है ए, तो ये हमने लिख दिया ए। कु मतलब कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग का मतलब हो गया कै, ख, ग, घ और अंग भी। देखो यदि अगर नासिक के वर्ण नहीं आता है तो फिर हम ए को कंठे वर्ण मानेंगे, ए को हम कंठे वर्ण मानेंगे। अगर नासिक के नहीं आता है तो, और कंठ नासिक के दोनों आता है तो पहले हम नासिक के ज्यादा मानेंगे। एग्जाम में इन्हीं बातों का ध्यान रखना आपको, यही आपको नंबर दिलवाने वाले हैं। इसी प्रकार से इचु यशानाम, ई छोटा हो और चाहे बड़ा हो। चू का मतलब हो गया आपके च वर्ग, और च वर्ग में सभी आ जाएंगे च, छ, ज, झ और ये च, छ, ज, ज ये। तो इचु यश, देखो अकु है विसर्ग, इचु यश, ऋतु रस, ऋतु लस, उपु पद्मा और एदितो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्ठम। तो देखो अक्कु है विसर्ग, इच्चु यस, ये समझ लो इच्चु बहन है और यस उसका कोई मिलने वाला है, ऋतु बहन है और उसका कोई मिलने वाला रस है, लितु लस, इनके जोड़े बना हुआ इच्चु यश ऋतु रस लितु लस। और ध्यान रखो री है तो षटकोण ही होगा और तलवार है तो सड़क, टमाटर है तो षटकोण में बैठ के खाएंगे। आजकल शिव जी चश्मा लगा के घूम रहे हैं क्योंकि पार्वती जी ने कहा चश्मा लगा के रहना, षटकोणे में बैठ के टमाटर खाते हैं। भांग धतूरे छोड़ दिए, कम कर दिए क्योंकि नशा ज्यादा होता है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। इसी प्रकार से लितु लस, तो ल और स जो है तैवर्ग लितु लस, तो ये तैवर्ग है तो ल और स होता है। तो आजकल सड़कों पे तलवार लेके घूम रहे हैं, त्रिशूल छोड़ दिया, पुराना हथियार है, तलवार थोड़ा सा ज्यादा धारदार और अच्छा होता है। तो कहने मतलब ये है कि ये तरीके होते हैं याद करने के, आप जैसे चाहे वैसे याद करें, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा याद करें। हमारा जो कार्य है वो केवल आपका मार्गदर्शन करना है। चलो इच्चु यश, तो इच्चु यशा नाम तालु, ऋतु रस, तो ये री, ये री, संस्कृत में री बड़ा भी होता है, ये एक री है, इसमें ऐसी एक मात्रा और जोड़ दी, ये ऋषि की मात्रा होती है ऐसी, ये देखो ये ऋषि की मात्रा है। और कृपा वगैरह लिखते हैं तो हम ऐसे ऋषि की मात्राएं लगाते हैं। तो ये री है
और ये री बड़ी हो गई है, री और री, ये हिंदी में नहीं होती, संस्कृत में बड़ी री होती है, ऋतु रस। तो ऋतु ट वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, और ट वर्ग में हो जाएगा ट ठ ड ढ, है ना, जो मुंह का कठोर भाग है वहां से बोले जाएंगे। तो इच्छु यश, ऋतु रस, और लितु लितु लस, तो इनके साथ फिक्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन देखते हैं कि घर में 3 भाई है और तीनों भाइयों की बीवियां अपनी अपनी फिक्स होती है, उसी प्रकार से इनके भी जो है जोड़े बने हुए हैं, इनकी भी बीवियां फिक्स है, ऐसे मान के चल लो आप। तो और ये जब भी कहीं भी कोई भी शब्द मिलेगा उनमें ये साथ साथ अपने जोड़े के अनुसार ही मिलेंगे। इसी प्रकार से लितु लस, तो ये देखो ये ली और ये तू का मतलब हो गया तय वर्ग, और तय वर्ग में आते हैं तय, थ, द, ध और न, और लस हो गया। उपू, तो ये देखो ऊ, ये ऊ छोटा भी हो गया और बड़ा भी हो गया, और पू का मतलब हो गया प वर्ग, और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो उपू पद्मान्या नाम ओष्टो, एदि तो कंटालू, देखो ए और आई, ये ए और ये आई कंटालव्य है जो अभी अपन ने टुकड़े किए थे पहले, और ओदो तो कंटोष्टम, ओ और औ जो है वो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे, और वकार से दंतोष्टम, वह जो है वो दांत और ओष्ठ से बोला जाएगा। यमंगणना नाम नासिका, ये जो वर्ग के पंचम वर्ण अंग य, अण, न और म, प्रत्येक पंक्ति का पंचम वर्ण है, ये नासिक के वर्ण होते हैं, नाक पर जोर ज्यादा होता है। तो हमने देखा अको विसर्जन नाम कंठ है, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपु पद्मान्या नाम ओष्टो, एदे तो कंटालु, ओदो तो कंटोष्टम, और वकार से दंतोष्टम। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, अनुस्वार से अनुस्वारम, ये भी दोनों सूत्र होते हैं, संस्कृत में काम में आते हैं। जो जिह्वा मूल्य होते हैं, जिह्वा मूल्य होते हैं, देखो ये क और ये ख, तो ये जिह्वा मूल्य होते हैं, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही होता है, अर्थात जिह्वा के मूल भाग से, बीच के भाग से बोले जाते हैं। चलो अब देखते हैं हम इनमें और आगे की बात। मैंने आपको पहले बताया, ये पाणिनि के सूत्रों के अनुसार मैंने बताया, जो संस्कृत में आज से सैकड़ों सालों पहले चला करते थे, लेकिन अब युग बदल गया है, अब जो स्थितियां चेंज हो गई है, कालांतर में जो है हिंदी का काफी विकास हो चुका है। तो परिवर्तन क्या आया है? परिवर्तन ये आया है कि देखो ये मूर्धा और दांत दोनों के बीच में, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो मूर्धा और दांत है दोनों के बीच में एक भाग आ गया, वो भाग आ गया आपके वर्ष है। तो ये ध्यान रखना, वर्ष है, और वर्ष का मतलब होता है मसूढ़ा, और मसूढ़े से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया था ल, स, न, र, ज, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये देखो बहादुर सा जफर वाला ज है, विदेशी ज है, बाकी जहाज वाला जो ज है वो इचु यशा नाम तालु में आएगा। कुछ वर्ण जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? कुछ वर्ण मूर्धा से ले लिए गए, देखो ल है तो इधर से ले लिया, स है तो स जो है इधर से ले लिया, न ये देखो इधर से ले लिया, लेकिन र ऊपर वाले से लिया गया और ज विदेशी है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। इसमें भी ज्यादा शुद्ध कौन से हैं? जो 101% वर्ष हैं, तो 101% वर्ष जो है वो है आपके लर, कल्यार, कल्लर, तो ल और र ये 101% वर्ष हैं, बाकी कहीं न कहीं जो है दो दो स्थानों से बोले जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और इसी प्रकार से वफा न रासाई तुझे ओ है रिजाई, अरे ओ बेवफा जरा ये तो बता, तो वफा फ फकीर, तो ये फ इधर हो गया। और मैंने आपको बताया भी था अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, तो ये देखो अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, तो ये अकु है तो ये है हो गया, और ये विसर्ग है, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ के जैसा ही होता है। राम है, हम लिखते हैं जैसे राम, तो ये राम के आगे विसर्ग लगाया तो राम है, इस विसर्ग का उच्चारण है के समान ही होगा, तो ये भी कंठे माना गया है। अब सबसे बड़ी बात यह कि हिंदी में फिर विकास हुआ, और हिंदी में इसे क्या कह दिया गया कि ये जो है हम इसे है बोलते हैं, तब क्या होता है कागला ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसे हिंदी में काकल्य भी कहते हैं,
और अगर काकल्य नहीं मिले या कहते हैं स्वर यंत्र मुखी, काकल्य भी कह दिया जाता है और स्वर यंत्र मुखी भी इसे कहा जाता है। अगर काकल्य नहीं मिले तो स्वर यंत्र मुखी हम इसे मान लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, फ, ल, स, न, र, ज और स्वर यंत्र मुखी काकल्य है। तो ये हमारे उच्चारण स्थान हुए। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और लाइक करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब में ऑल वाले बटन को दबाएं, घंटी बजाएं और घंटी वाले में ऑल वाले बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली नवीन ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।